तो कांग्रेस पार्टी ने आज अपने 2024 के कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? क्या है अभी तक का अपडेट? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानिए कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण इस वक्त अकेले पड़ गए हैं? जयंत चौधरी का साथ छूटने के बाद क्या उन्हें अपने साथ जोड़ने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा? आखिर चंद्रशेखर रावण क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं कि न तो वो मायावती के करीब जा सकते हैं और ना ही अखिलेश यादव? क्या है पूरी कहानी, ये भी समझिए। और आखिर में पल्लवी पटेल, जी हां, पल्लवी पटेल क्या करेंगी? क्या समाजवादी पार्टी उन्हें अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर से लड़ाएगी, या फिर जो पल्लवी पटेल की मांग है कि उन्हें फूलपुर से चुनाव लड़ाया जाए, क्या वो फूलपुर लड़ेंगी? ये तमाम खबरें आज हम समझेंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी ने आज राहुल गांधी के नाम का आज ऐलान हो गया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही केरल की वायनाड सीट से, यानी कि एक सीट से राहुल गांधी लड़ने जा रहे हैं, ये तो तय हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश की जो दोनों सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, और जिस पर गांधी परिवार का क्लेम है कि परिवार से ही कोई लड़ेगा, तो क्या राहुल गांधी अमेठी आएंगे, अमेठी चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? ये अभी भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। दरअसल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका कॉल खुद राहुल गांधी को लेना है। लेकिन आज जब सीसी की मीटिंग के बाद जब कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी वेणुगोपाल से ये पूछा गया, तब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर सवाल पर यह कहा कि अभी सीसी की दूसरी मीटिंग होनी बाकी है, आप इंतजार करिए। पहले सुनिए, उसके बाद हम समझते हैं अमेठी और रायबरेली का हाल। Now this is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I'm telling. Wait for the list. तो अमेठी को लेकर कांग्रेस आला कमान के पास जो रिपोर्ट है वो ये कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो इस बार उनकी स्थिति अच्छी है और इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को अपने इंटरनल रिपोर्ट और सर्वे में भेजी गई है और उनके कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी यही है कि अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो जो लोगों का मन है, जो लोगों का रुझान है, जो लोगों ने पिछली बार हराया तो उसका उन्हें पश्चाताप है, अफसोस है, तो इस वजह से इस बार राहुल गांधी जीत सकते हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं का एक फीडबैक गया हुआ है। बावजूद इसके राहुल गांधी क्यों अभी तक रिलक्टेंट हैं? कांग्रेस पार्टी अभी तक क्यों गांधी परिवार के इन दोनों नामों को लेकर सामने नहीं आ रही? दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राम लहर है, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में यह चुनाव खराब हो जाए। दूसरी बात, पिछले चुनाव हारने के बाद से ये ठीक है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी है, लेकिन ये चुनाव उन्हें लगता है कि एक रिस्क लेने जैसा है। हालांकि अभी भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को लेकर ना नहीं किया है या राहुल गांधी ने भी अभी तक मना नहीं किया है, लेकिन इस मामले में कोई भी फैसला बिल्कुल आखिरी वक्त में राहुल गांधी लेंगे, ऐसा कांग्रेस के भीतर के सूत्रों का मानना है। यानी कि कोई जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी यहां पर ऐलान नहीं करने वाली है। सब तरफ से असेसमेंट करने के बाद ही वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अगर अमेठी लड़ते हैं
और अपने कैंपेन में वक्त देते हैं, तो देश में इकलौते ऐसे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनकी डिमांड है पूरे देश भर में, तो कहीं अपने चुनाव में ही बीजेपी उन्हें फंसा न ले। ये भी एक बड़ी बात है जो कि कांग्रेस आला कमान के मन में चीजें चल रही हैं। दूसरी बात, कार्यकर्ता और नेता जरूर चाहते हैं, लेकिन वहां की स्थिति यह है कि एक भी कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो इस वक्त पूरे कैंपेन को राहुल गांधी के एब्सेंस में लीड कर सके। यानी कि अगर राहुल गांधी कम आए तो भी कांग्रेस के उस पूरे चुनावी कैंपेन को लीड कर सके, ऐसा कोई नहीं है। एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं है, एक भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां नहीं है। जो थे वो सब या तो छोड़कर चले गए बीजेपी की तरफ, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी का समर्थन कम से कम अमेठी और रायबरेली के लिए तो बेहद अहम था। हालांकि इस बार भी समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे रखा है, मगर राज्यसभा चुनाव में अमेठी में 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एक तरीके से बीजेपी का दामन थाम लिया है। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक हैं, मजबूत विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को मदद करने में आगे रहते रहे हैं। इस बार वो बीजेपी के साथ हो लिए राज्यसभा में। महाराजी देवी जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, हालांकि उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन वो इन दिनों स्मृति ईरानी के बेहद करीब नजर आ रही है। तो ऐसे में सिर्फ कार्यकर्ताओं की फौज बची हुई है, कोई ऐसा बड़ा चेहरा, नेता, विधायक, सांसद नहीं है जो कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए अलग से कैंपेन कर सके। जनता जरूर है और पार्टी को लग रहा है कि जनता खड़ी हो जाएगी तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता, संगठन, तंत्र सब कुछ चाहिए। और यही वो एक ऐसी वजह है जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा गले का फांस बनी हुई है। राहुल गांधी भी अगर फैसला लेंगे तो इन तमाम चीजों को दरकिनार करके फैसला लेंगे, और वो फैसला इमोशनल ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी लड़ेंगे तो इस पर सीईसी की दूसरी बैठक, तीसरी बैठक का भी इंतजार करना पड़ सकता है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगर फैसला लिया राहुल गांधी ने तो बिल्कुल आखिरी वक्त में वो अमेठी से लड़ने का फैसला लेंगे। अब समझते हैं रायबरेली। क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? सोनिया गांधी ने जब रायबरेली को अलविदा कहा और राज्यसभा राजस्थान से गई, तो उन्होंने जो खत लिखा था रायबरेली के लोगों के नाम, उसमें उन्होंने एक लाइन मेंशन किया था और कहा था कि जिस तरीके से रायबरेली के लोगों ने कांग्रेस के गांधी परिवार का साथ दिया, दामन थामे रखा कांग्रेस गांधी परिवार को, उसी तरीके से उनके परिवार को आगे भी समर्थन देते रहना है। इस बात से ये लग रहा था या लग रहा है कि कोई ना कोई गांधी परिवार का यहां से चुनाव लड़ेगा, और कोई ना कोई में अगर कोई नाम है तो वो प्रियंका गांधी का नाम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर अभी कोई बहुत क्लैरिटी रायबरेली को लेकर नहीं आई है। पार्टी को लगता है कि ये दोनों स्टार कैंपेनर हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी तो वायनाड से लड़ रहे हैं जो कि उनके लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी यहां फंस गई फिर क्या होगा? क्योंकि इन दोनों के बगैर कांग्रेस का पूरा कैंपेन हवा हवाई हो जाएगा। एक चर्चा ये निकली थी सूत्रों के हवाले से कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली नहीं लड़ेंगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये क्लियर नहीं है कि वो लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। उनके लिए भी दूसरी सीईसी की बैठक का इंतजार करना होगा। हालांकि वही बात रायबरेली में भी लागू होती है। रायबरेली के जो बड़े कांग्रेस के चेहरे थे, दिनेश प्रताप सिंह, इसके अलावा अगर देखें अखिलेश सिंह जो हुआ करते थे पहले, अदिति सिंह, ये सब के सब अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, और इस वक्त रायबरेली से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए भी कहीं ये चुनाव रिस्क ना हो जाए, और चूंकि ये पहला चुनाव होगा और पहले चुनाव में इतना बड़ा रिस्क कांग्रेस पार्टी उठाए, इसमें भी संशय है। लेकिन ये उनके घर और गढ़ की सीट है, यहाँ के लोग हमेशा से गांधी परिवार को जिताते आए हैं। ऐसे में इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी कि क्या आखिरी वक्त में कांग्रेस पार्टी अपने इन दोनों बड़े नेताओं के लिए फैसले लेती है या नहीं। लेकिन
सबसे बड़ी बात यही है कि इन दोनों को अपने लिए फैसला खुद लेना है। तो नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अब आज बात चंद्रशेखर आजाद रावण की। जी हां, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और भीम आर्मी के संरक्षक प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण इन दिनों परेशान है। परेशान इसलिए कि उनका साथ लगभग सभी पार्टियों से छूटा हुआ है और गठबंधन के लिए उनके साथ कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती उनकी धुर विरोधी हैं, या कह लें कि बसपा उनकी धुर विरोधी है और वो भी मायावती के धुर विरोधी है। और आज उन्होंने ये बात भी कही है कि मायावती उनको कहीं से भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती, लेकिन वही कांशी राम के असल उत्तराधिकारी हैं। खैर, हम आपको उनकी ये बात सुनवाएंगे, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए। दरअसल बहुत उम्मीद थी और बहुत चर्चा थी कि बीजेपी के खिलाफ कोई लड़े या न लड़े, कम से कम दो चेहरे ऐसे थे जिसके बारे में यह माना जा रहा था कि इन दोनों को सभी पार्टियां अपने तरफ से खुला समर्थन दे सकती हैं। एक उसमें वरुण गांधी का नाम था कि वरुण गांधी अगर पीलीभीत से लड़ेंगे तो विपक्ष के वो यूनाइटेड उम्मीदवार हो जाएंगे। खैर, वो अलहदा सवाल है, बातें उस पर आज नहीं जाएंगे। लेकिन आज हम बात चंद्रशेखर की कर रहे हैं और चंद्रशेखर ने काफी पहले से अपनी पसंदीदा सीट नगीना से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। तो समाजवादी पार्टी चाहती तो पहले से ही उनको समर्थन दे सकती थी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जब बीजेपी के साथ नहीं आए थे तब भी वो पहले से समर्थन घोषित कर सकते थे और कांग्रेस पार्टी भी अपना समर्थन घोषित कर सकती थी। लेकिन स्थिति यह है कि न तो अखिलेश यादव और अब तो जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं क्योंकि वो बीजेपी में आ चुके हैं और इसकी खासी तीखी आलोचना चंद्रशेखर आजाद रावण कर चुके हैं। तो अब किसी भी तरीके से जयंत चौधरी के समर्थन का तो सवाल नहीं है क्योंकि वो एनडीए में है। लेकिन आखिर अखिलेश से क्या, कांग्रेस पार्टी से क्या, ऐसा क्या हो गया है कि बिल्कुल अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। दरअसल अखिलेश यादव एक ऐसे शख्स हैं जो उनके साथ अगर किसी ने अच्छा किया हो तो उसको भी जल्दी नहीं भूलते, और अगर किसी के साथ उनके अनुभव बेहद कड़वे हो गए तो शायद ही उसे भूलते हैं। हालांकि सियासतदान जो बड़े राजनेता हैं वो इन सब चीजों में थोड़ा लिबरल होते हैं कि कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के बारे में यह माना जाता है कि वो जल्दी नहीं भूलते। आप याद करिए 2022 के चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण की कई दौर की मीटिंग हुई थी और गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश की एक बैठक लखनऊ के पार्टी कार्यालय में हुई और उस बैठक में क्या हुआ ये तो खुलकर नहीं पता चल पाया, कभी नहीं पता चला। लेकिन वो बातचीत टूट गई और बहुत ही कह सकते हैं बिटर नोट पर अखिलेश और चंद्रशेखर की ये बातचीत टूटी थी और जैसे ही वो वहां से बाहर निकले उन्होंने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और तमाम बातें अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने कह दी। उसके बाद से लेकर 2024 का अब चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और अखिलेश यादव ने एक तरीके से उन्हें अलग मान लिया कि अब वो अलग हैं, उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। इन दिनों अखिलेश यादव पर भी हमलावर हैं चंद्रशेखर आजाद रावण और वजह यह है कि एक पूर्व न्यायाधीश के नाम की चर्चा चल रही है इस नगीना सीट के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नगीना से उतार ही देगी। ऐसे में अखिलेश और चंद्रशेखर का क्या होगा। वैसे आपको बताएं कि आजम खान की जब सीट पर उपचुनाव हो रहे थे तब चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे और उन्होंने उस विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की मदद भी की थी और तब आजम खान, इसके अलावा जयंत चौधरी, ये तमाम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन किया था। इसी तरीके से खतौली में
खतौली में भी जब जब आरएलडी लड़ रही थी तो समर्थन दिया था चंद्रशेखर आजाद रावण ने। तो उन्हें ये उम्मीद जरूर थी कि जब उनका चुनाव आएगा तो कम से कम समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों उनके लिए एकदम से खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और अखिलेश यादव किसी सूरत में बहुत समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, किसी चैनल से कोई बातचीत नहीं हुई है। यही वजह है कि इन दिनों खासे हमलावर हैं चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर भी। पहले आप उनकी बात सुनिए, हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैसे उन्होंने क्लेम किया है कि वो ही कांशीराम के उत्तराधिकारी हैं, कैसे बसपा नहीं चाहती है कि वो आगे बढ़ें और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर किस तरीके से उनके मन में इस वक्त कटुता है। बातें आप सुन लीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि हम मान्यवर काशीराम साहब के असली वारिस हैं। हमने उनके विचारों को नहीं त्यागा, उनके आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया, उनके सिद्धांतों को कमजोर नहीं पड़ने दिया और हमेशा जो सपना वो देखते थे कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, जो मेहनत करेगा। सदियों तक हमें हजारों साल तक कुर्सी पर बैठने नहीं दिया गया। जो बाबा साहब कह के गए पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, वो सत्ता की चाबी कैसे प्राप्त करनी, ये हमने मान्यवर काशीराम साहब से सीखा। काशीराम साहब ने जो नारा दिया, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस नारे को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुजन हिताय बहुजन सिखाए की नीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 15 मार्च को उनका जन्मदिन है और हमारी पार्टी का चौथा स्थापना दिवस। हमने नगीना शहर के हिंदू इंटर कॉलेज में एक बहुत बड़ी रैली सिर्फ नगीना लोकसभा के बिजनौर जिले के लोगों की बुलाई है और वो रैली आपको इस बात की गवाही देगी कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ने, उनके साथियों ने जो वहाँ मेहनत किए नेताओं ने, उसका जलवा जो है वो पूरे देश को देखने को मिलेगा। कि 3 बार वहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए, वो रिजर्व सीट है। जो भी चुना गया उसने पलट के कभी जनता की तरफ नहीं देखा। और अखिलेश जी के तो जो जिन्होंने अखिलेश जी ने जिनको चुन के विचार, जिनकी पार्टी जो चुन के गए थे, जसवीर सिंह, उन्होंने तो इतना बड़ा नुकसान जो है दिया। प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल जब संसद में उनके द्वारा फाड़ दिया गया, इतना नुकसान तो हमें शायद भारतीय जनता पार्टी या दलित विरोधी कोई और सरकार भी शायद ना दे पाए। तो वो उनसे गलती से हुआ या किस भावना के साथ उन्होंने किया, उसका नुकसान तो एट द लास्ट हुआ। ये बात हमें फील्ड में पता लगती। अब नहीं, अब जैसे अखिलेश यादव का के इंडिया गठबंधन का भी वहाँ पर एक कैंडिडेट उतार रहे हैं, आपके साथ उसमें भाजपा का भी होगा, तो आपको लगता नहीं कि इसमें थोड़ी फाइट टफ हो जाएगी नगीना में? देखिए, मैं तो किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी ना कोई मुख्यमंत्री थे, ना मेरी बुआ जी कोई मुख्यमंत्री थी। मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा। कि अगर उन्होंने यही ठान लिया है कि वो चंद्रशेखर आजाद को रोकना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, जनता तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा। अब बात मायावती की करें तो जहाँ जहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि बसपा का जो वोट है और आपका वोट है वो आपस में ही कट जाएगा, या वोट ज़्यादा आपको मिलेगा या उसको मिलेगा, कि उनकी पार्टी को मिलेगा? मतलब मायावती कितना हर्डल रहेंगी आपके जीत के अंदर? देखिए, उनका आशीर्वाद तो हमेशा से मुझे मिलता रहा। आप महसूस कीजिए कि हम सभी सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं। हमने अपने आप को साबित करने और अपने आंदोलन की आवाज़ बनाने के लिए नगीना को चुना और हमने मेहनत की है वहाँ। तो मैं फिर आपसे कहूँगा, कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। अभी तक उन्होंने भी कोई इस तरह की वहाँ स्थिति उत्पन्न नहीं की जिससे कि ये महसूस हो कि वो मेरे खिलाफ है। तो आपने सुन लिया और यही वो वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण बिल्कुल अलग थलग से पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रही बात नगीना की, तो नगीना की सीट पर चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने ओम कुमार को, जो कि जाटो बिरादरी से ही आते हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, बसपा के काडर से आए हैं और एक बार बसपा से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी ने नगीना से उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट लगभग तैयार रखी है और कभी भी ऐलान कर सकती है। बीएसपी किसी सूरत में चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ नहीं जाएगी और अपना कैंडिडेट हर हाल में वहां से देगी, क्योंकि वो नगीना मायावती की अपने घर की सीट, गृह जिले की सीट मानी जाती है कि उनके अपने घर की सीट है। मायावती पहले वहां से जीत भी चुकी है, इसलिए मायावती कोई ना कोई मजबूत चेहरा वहां के लिए जरूर देंगी
और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। इसलिए अब यह तय मानिए कि यह ऐसी सीट है जहां चतुष्कोणीय चुनाव होगा। 4 लोग इसमें उतर सकते हैं और किसका फायदा होगा बड़ी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण अलग थलग पड़ गए हैं और उनकी तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं वह इस ओर इशारा कर रहा है कि फिलहाल चंद्रशेखर रावण के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं दिख रही। कांग्रेस क्या करेगी उस पर नजर जरूर रहेगी। अब अगली खबर, और अब बात पल्लवी पटेल की। जी हां, पल्लवी पटेल की बात इसलिए क्योंकि पल्लवी पटेल कहां से चुनाव लड़ी। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती। हालांकि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच इन दिनों कह सकते हैं कि एक तल्खी देखने को मिली और दोनों के बीच रिश्ते कोई बहुत सामान्य नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी उन्हें एक सीट ऑफर कर रही है और वो सीट है मिर्जापुर की। वो चाहती है कि जिस तरीके से जाइंट किलर के तौर पर उभरी थी पल्लवी पटेल जब उन्होंने विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य को हरा दिया था, तो इस बार अखिलेश यादव चाहते हैं कि यह दांव लगाया जाए तो अनुप्रिया पटेल के ऊपर लगाया जाए। और इसलिए बार बार पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी पर यह दबाव है कि आप एक सीट लड़ें, पल्लवी पटेल खुद चुनाव लड़ें और वो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ लड़ें। हालांकि पल्लवी पटेल अनुप्रिया के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी को भी यह एहसास है कि वो चुनाव लड़ सकती है। दूसरी चर्चा यह है कि चर्चा क्या, यूं कह लें कि अगर कोई एक मांग है अनुप्रिया पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी की, तो वो है कि उन्हें फूलपुर की सीट दी जाए। और फूलपुर की सीट पर कोई जरूरी नहीं है कि पल्लवी पटेल ही लड़ें। फूलपुर की सीट पर पल्लवी पटेल की माताजी कृष्णा पटेल या फिर उनके पति पंकज निरंजन चुनाव लड़े, ऐसा उनकी पार्टी चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ पल्लवी पटेल के नाम पर अपनी हामी भर रहे हैं कि अगर उन्हें लड़ना है तो वो मिर्जापुर लड़ें, और पार्टी चाहती है कि नहीं, हम लड़ें, जरूर लड़ें और हम फूलपुर लड़ें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आखिर में आपको मिर्जापुर में ये लड़ाई दिख जाए कि अनुप्रिया पटेल बनाम पल्लवी पटेल हो जाए। इसकी भी संभावनाएं बनी हुई हैं क्योंकि अखिलेश यादव का एक पूरा कह सकते हैं कि सपोर्ट इस बात पर है कि पल्लवी पटेल को वहां से हर हाल में लड़ना चाहिए। अब दूसरी जो चर्चा है फूलपुर को लेकर, अगर फूलपुर पल्लवी पटेल इसलिए चाहती हैं कि ये भी फूलपुर जो है वो कहीं ना कहीं केशव मौर्य का ही इलाका माना जाता है, और पिछली बार भी केशव मौर्य ने जिन प्रत्याशी पर अपना हाथ रखा था केसरी देवी पटेल, वो यहाँ से जीत करके गई थी। ऐसे में वो चाहती हैं कि वो उसी जगह से चुनाव लड़ें। वजह यह है कि वहाँ कुर्मी बिरादरी का वोट भी काफ़ी ज़्यादा है, ओबीसी वोट, पीडीए, यानी कि सब कुछ उस फूलपुर में इस वक्त मौजूद है। अखिलेश यादव वो सीट नहीं देना चाहते, लेकिन दोनों के बीच इस बात पर चर्चा चल रही है और बहुत मुमकिन है कि दोनों में से कोई एक सीट पल्लवी पटेल को मिल भी जाए। अगर मिर्जापुर से पल्लवी पटेल लड़ी तो ये उत्तर प्रदेश की वो सबसे बड़ी सीट होगी जहां सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव होगा। और अगर फूलपुर लड़ी तो एक बार फिर ये पल्लवी पटेल और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की लड़ाई होगी। देखना यह है कि क्या अपना दल कमेरावादी की तरफ से पल्लवी पटेल फूलपुर लड़ती हैं या फिर मिर्जापुर। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज के लिए आज का यूपी में बस इतना ही। सोमवार शाम हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।